जय हिंद। देखिए, भारत को जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिली है, वो क्या क्या स्टेप आगे बढ़ा है और सेंट्रल एशिया में पीस को लेके क्या आगे इंप्रूवमेंट हुआ है, इसको हम समझते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। देखिए, यूएन जो होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो रोकने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। उसने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के बाद अब बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इसका कहना है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएनओ भी खत्म ही हो जाएगा। तो यूएनओ के टोटल 6 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, 6 अंग होते हैं। यूएनओ पे चर्चा कभी और करेंगे, अभी मेन सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं। यूएनओ में 193 सदस्य में से सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो जनरल असेंबली होता है। इसमें टोटल सदस्य जाते हैं मीटिंग में भाग लेने। सितंबर महीने में इसकी मीटिंग होती है। मोदी जी भी जाते हैं, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें जाते हैं। इसे पूरे विश्व का लघु संसद, छोटा संसद कहा जाता है। जबकि सबसे मेन, जो सबसे बड़ा पावरफुल अंग होता है इसका, वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यूएन की ये बिल्डिंग है, ये सारी मीटिंग्स वगैरह इसी हॉल में होती है। बाकी इसके जो ऑफिसर्स वगैरह, जो बाकी प्लानिंग फाइलें वगैरह रहती है, सब में बिल्डिंग में होती है। अब इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में, इसे शॉर्टकट में यूएनएससी कहते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 जो होते हैं टेम्पररी होते हैं, अस्थायी, और 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। जो 10 टेम्पररी होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो केवल 2 साल का होता है। 10 साल पहले भारत भी था, अभी भारत भी इसका सदस्य है 2 साल के लिए, 2021-2022। उसके बाद फिर किसी और को मिल जाएगा। जो परमानेंट सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता खत्म ही नहीं होती। जब तक यूएनओ रहेगा तब तक वो रहेंगे। इसमें 5 देश आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। भारत इसमें नहीं आता है। हालांकि यह सदस्यता भारत को दी जा रही थी, किंतु भारत से उस समय आजादी के बाद बहुत ही ज्यादा पैसे की डिमांड थी, क्योंकि यूएन का खर्च उठाना पड़ता है। तो भारत को यूएन का खर्च नहीं उठाने की क्षमता नहीं थी। उसने, नेहरू ने क्या किया, कहा चाइना को ऑफर कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो हम लोग अस्थायी में, जो अस्थायी वालों को कोई खास पावर नहीं मिला होता है। अस्थायी सदस्य जो होते हैं, उन अस्थायी सदस्यों के पास एक विशेष पावर होता है। विशेष पावर को कहते हैं वीटो पावर। वो चाहेंगे तो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। पूरी दुनिया राजी हो, लेकिन किसी एक 5 में से कोई एक कह देगा नहीं, यानी वीटो, तो वो प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। तो वीटो का पावर बहुत ज्यादा है। वीटो उन्हीं को मिलता है जो परमानेंट मेंबर होते हैं। अब हम लोग परमानेंट मेंबर नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जाके वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमें परमानेंट मेंबर चाहिए। तो यूएन के 193 में से लगभग 2/3 मेजोरिटी हाँ कहना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ये 5 का रेडी रहना जरूरी है। इसमें चाइना सबसे बड़ा अरंगा लगा देता है। अब ये वीटो पावर इतना पावरफुल होता है कि आप खुद सोचिए कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी, ये सद्दाम हुसैन पर सैंक्शन लगा दिया, लद्दाख, गद्दाफी पर क्या लगाया था, सैंक्शन लगाया था, बहुत सारा कार्रवाई किया था। लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके उसे बांग्लादेश बनाया, तो यूएन में चाइना उठाने का मुद्दा किया था। इसको पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव, इस पर चर्चा नहीं होगी, खत्म हो गया यहाँ पे। जब भारत ने 370 को हटाया, तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि इसको पूरी अच्छे से उठाया जाए यूएन में। वीटो करने के बाद वो भी खत्म हो गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वीटो किसी ने किया है तो वो रसिया ने किया है, यूएसएसआर ने किया है। और सबसे कम अगर वीटो किया है तो चाइना ने किया है। चाइना और फ्रांस बहुत कम करते हैं। चाइना दूसरे के मैटर में नहीं पड़ता है। चाइना का काम है, हमको अपने मतलब से मतलब रहता है। अभी भारत का कहना है कि हमें भी इसमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर चाहिए, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। तो ये जो नया नया जो बुढ़ऊ बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भैया चलो हम भारत को परमानेंट सदस्य देते हैं ताकि उसे वीटो पावर मिल जाए। लेकिन ये जो बुढ़ऊ आए हैं, इनका कहना है कि भारत को हम परमानेंट सदस्य बना देंगे, लेकिन उसे वीटो पावर नहीं देंगे। मतलब समझ रहे हैं ये बुढ़ऊ का क्या कहना है, कि हम ब्याह करा देंगे लेकिन दुल्हन नहीं देंगे। तो सोचा ब्याह के लिए कौन फायदा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अस्थायी सदस्यता। कभी कभी अमेरिका की हरकतें हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि रूस ही है हमारा परम मित्र। खैर, हमें यह भी प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास परमानेंट सदस्य हो जाएंगे, वीटो पावर नहीं मिलेगा, तो कम से कम परमानेंट सदस्य होने के नाते हर मीटिंग में हम हमेशा बैठेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 साल के लिए बैठेंगे उसके बाद नहीं बैठेंगे, हमेशा बैठेंगे, प्रभाव रहेगा, फिर धीरे धीरे कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास, देखिए, वीटो हम लोग ले लेंगे पहले, एक बार परमानेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पास इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अंग्रेजों से जब हम लोग आजादी मांग रहे थे 1919 में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हो गया, तो अंग्रेजों को लगा भारत वाला फिर पीट देगा सर, तो उन्होंने 1919 में आजादी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों का आधा शासन हम भारतीयों को दे रहे हैं, मतलब देश पूरी तरह अंग्रेजों के पास रहेगा, राज्यों का मेन चीज भी अंग्रेजों के पास रहेगा, और राज्य में कुछ एरिया में शासन करने का शक्ति भारत को दे देंगे, जिसे राज्यों का द्वैध शासन कहा गया।
बाद में भारत ने 1935 में जो अधिनियम आया, भारतीयों का दबाव बना, कहा कि हम पूरा राज्य हमारे कंट्रोल में रहेगा और देश का भी आधा हिस्सा हम ही कंट्रोल करेंगे। तो धीरे धीरे 1935 में पूरा राज्य भारत के कंट्रोल में आ गया। भारत शासन अधिनियम द्वारा राज्यों को राज्यों में पूरी तरह से स्वायत्तता यानी डोमिनेंस दे दिया गया और केंद्र में भी आधा शासन भारतीयों ने कर लिया। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 आया तो पूरा भारत कब्जा हो गया यहाँ पर, तो हम लोग का वापस ले लिए, उन लोगों को भगा दिए। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, तो हमें ये भी प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए यूएन का। अभी क्या है कि हम लोग उसके यूएनएससी के अध्यक्ष बने हुए हैं। अब ध्यान से समझिए, यूएनएससी जो होता है ये 15 सदस्य होते हैं। तो इसमें 15 सदस्य में से अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेटिक यानी वर्णमाला के हिसाब से क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये 15 रहते हैं, लेकिन इस मीटिंग का हेड कौन रहेगा, 1 महीना के लिए बनाया जाता है। उस हेड का इतना पावर रहता है ना कि वो मुद्दों को डिसाइड करता है कि ये मुद्दा उठने देंगे कि नहीं उठने देंगे। अब भाई मुद्दे नहीं उठेगा तो आप वीटो क्या कीजिएगा, तो मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा ये डिसाइड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष। तो इस बार अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत को मिली है। अब ये केवल 1 महीने के लिए होती है। जून में यह अध्यक्षता जो थी वो चाइना के पास थी, जुलाई में एस्टोनिया के पास थी, अभी अगस्त में भारत के पास आया। अब सितंबर में यह आयरलैंड के पास चला जाएगा। अब इस अध्यक्षता का कितना बड़ा फायदा होता है ऐसे ही समझिए, जब 2019 में भारत ने 370 को हटाया था तो पाकिस्तान यूएन में चला गया सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चूंकि डिक्सन आयोग और सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मामला अधीन है, अब उस पर कुछ विचार होता, हो सकता है यूएन ऑर्डर कर देता कि आप 370 नहीं हटा सकते, या कुछ भी हो सकता था। ऑलवेज रेडी फॉर वर्स कंडीशन। तो ये भैया आप किसके पास जाइएगा, इन 15 में से आपको सबसे पहले अध्यक्ष के पास जाना पड़ेगा, जो 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनता है, जो चीफ बनता है उसका, कि भैया ये मुद्दा उठाइए तब चर्चा करेंगे। पोलैंड ने कहा भाग ससुरा, हमको नहीं पता कश्मीर उश्मीर का मैटर, तुम लोग हटाओ। मुद्दे नहीं उठने दिया, पाकिस्तान खिसिया नहीं, बिल्ली खंबा नोचे। अब भारत के लिए समझिए क्या है कि भारत अगस्त 2020 में, अभी 21 में, अभी तो अध्यक्ष ही है, फिर हम लोग को अध्यक्षता मिलने वाला है दिसंबर 2022 में। यानी अधूरा काम अभी निपटा देते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या काम हुआ है और एक काम आगे निपटा देंगे। अब सोचिए हम लोग टेम्पोररी 1 महीना के लिए हो रहे हैं तो कितना पावर है, जिसके पास वीटो पावर परमानेंट होगा उसके पास कितना पावर रहता होगा। हालांकि इसी साथ ही हम लोग 1 महीना के लिए यहाँ अध्यक्ष भी हैं और अस्थायी सदस्य भी हैं हम, क्योंकि ये जो होता है अस्थायी सदस्य, इसकी सदस्यता 2 साल के लिए होती है। तो इसी साल हम लोग बने हैं 2021 से 22, 2 साल तक हम लोग रहेंगे। तो अभी हम लोग तो इसमें अस्थायी सदस्य भी रहने वाले हैं, तो ये हम लोग के लिए फायदेमंद है। लेकिन हम लोग को परमानेंट सदस्यता के साथ साथ वीटो रहना जरूरी है, ताकि देश हम लोग का इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत स्थिति में आ सके। जैसे भारत को 1 महीना के लिए सदस्यता मिली, अफगानिस्तान के मैटर को लेकर चाइना और पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि वो भारत को घेरना चाहते हैं। तो यूएन में भारत सरकार ने क्या किया, मुद्दा उठा दिया कि अफगानिस्तान का मामला, अफगानिस्तान का जैसे मामला उठाया तो भारत अध्यक्ष है, खुल के बोल नहीं सकता है क्योंकि अध्यक्ष को सबको लेके चलना पड़ता है, तो बाकी कसर पूरा कर दिया अशरफ गनी ने। तो भारत ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया और सारे देशों से ये राजी करा लिया वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर तालिबान कब्जा भी कर लेता है अफगानिस्तान में तो उसे कोई देश मान्यता नहीं देगा। तो जो तालिबान सोच रहा है पॉलिटिकल मान्यता के लिए, अब वो उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस पर पूरी तरह से प्रेस रिलीज करके ऑफिशियली साइन भी कर दिया गया है इस पर। अब इधर इस बीच मीटिंग हो ही रही थी ताकि अफगानिस्तान ने भी मुद्दा उठा दिया कि तालिबान में अगर शांति चाहिए, अफगानिस्तान में अगर शांति चाहिए तो तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शन थोपने चालू कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि अगर आपको सेंट्रल एशिया में व्यापार करना है तो अफगानिस्तान आपको जमीन नहीं देगा, अपना प्रयोग करने नहीं देगा, क्योंकि आप तालिबान के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है एक और भारत से तो सैंक्शन लगा ही दिया, उधर से अफगानिस्तान लगा दिया, ईरान पे जाएंगे तो अमेरिका इनको ठोक देगा, बेचारा घिर गया है यहाँ पे। अब इसके लिए केवल इसका अब्बा बचा हुआ है चाइना। यहाँ पर तालिबान वालों के लिए कोई विकास मायने नहीं रखता है, कोई इनके लिए संविधान मायने नहीं रखता है, ये जिंदा रहने कोई विकास समझते हैं। इन्हें क्या लगता है एक बंदूक है, राइफल है, किसी को मार देंगे हम सबको हरा देंगे। अरे यार नंगा से पूरी दुनिया डरती है। रीजन क्या है, ना तुमको कोई पेटेंट कराना है, ना तुम्हें स्कूल बनाना है, ना तुम्हारा कोई अंतरिक्ष प्रोग्राम चल रहा है, ना तुम्हें कोरोना की वैक्सीन बनानी है, कुछ करना नहीं है। बस एक जगह मट्टी का घर रहेगा, पत्थर रखोगे, बंदूक लेके भाजोगे, हाँ हमारा डेवलप है, हमने अमेरिका को हरा दिया, हमने इसको हरा दिया। रे बैल कहीं का, कोई लड़ेगा काहे लिए तुमसे, कोई मतलब है तुमको लड़ने का, कोई मतलब नहीं है। वहां दूसरे धर्म के लोगों को जीने मत दो। बताइए वहां थाला साहिब गुरुद्वारा था, ये गुरुद्वारा की इतनी पुरानी खासियत थी कि इसमें खुद गुरु नानक जी देव जी ने वहां अपने पैरों को रखा था, मतलब वहां गए थे। वहां से इन लोगों ने झंडा जो होता है निशान साहिब,
तो सिख धर्म में एक्चुअली क्या होता है, हर पवित्र चीज के आगे साहिब लगाए जाते हैं। इवन हम लोग पटना में रहते हैं तो यहाँ 10वें गुरु जी का जन्म स्थली है, तो वहां पटना के उस एरिया को पटना साहिब कहा जाता है। तो ये उनके हिसाब से तो ये जो निशान लगाते हैं ना, निशान साहिब, इसको हटा दिया और तालिबान ने कहा हमने नहीं हटाया। अरे तू नहीं चोट्टा कहीं का, तुमने नहीं हटाया तो कौन हटाएगा वहां। मतलब ये सब किसी को अब बताइए, वहां एक महिला कपड़े थोड़े से टाइट फिटिंग थे तो उसको गोली मार दिया। दुकान पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं और ये लोग ससुरदीन बाद गोलियां चलाएंगे। लोग अफगानिस्तान की स्थिति को ये बर्बाद कर देंगे। हद देखिए, OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री 57 देश है, इनका कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि क्या तालिबान आ जाएगा तो वहां डेवलप होगा, इंडस्ट्री जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, GDP बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा। ये लोग उल्टा सीधा नियम लगाएंगे, लेकिन ये लोग चुप हैं। इन लोगों को कब बोलना रहता है? केवल फिलिस्तीन के मैटर पे, और कोई तो इनको दिखता भी नहीं है यहाँ पर मैटर। यहाँ अब देखिए ये तालिबान वाले क्या करेंगे, सब हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे। सर इंडिया के जितना पैसे इन्वेस्ट किया है उस पर अटैक करेंगे। हम लोग का क्या जाता है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में हम लोगों ने सलमा डैम बनाया। अब ये सलमा डैम हरी नदी पर है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाएगा, हरी नदी पर है। इस डैम को बनाने में 290 बिलियन डॉलर का खर्चा, मिलियन डॉलर का खर्चा आया था। 2016 में इसे बनाया गया। अब तालिबान इस डैम पर हमला करना चाहता है। उस घोंचू को यह नहीं पता है कि इस डैम पर अगर हमला करेगा, इस डैम टूटेगा तो क्या हाल होगा। इस डैम से कितना फायदा आप सोचिए। इस डैम से 640 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है पीने के लिए। वहां पर अफगानिस्तान में पानी, भूखमरी, ये सब की बहुत बड़ी समस्या, पथरीला जगह। खेती के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को अनाज मिलता है। ये बैल बांध तोड़ देंगे सब, 2 लाख हेक्टेयर जमीन से खेती खत्म हो जाएगी, अनाज नहीं मिलेगा उन लोग को। बिजली मिलती है 48 मेगावाट का, अफगानिस्तान के लोगों की बिजली चली जाएगी। बाढ़ का जो संकट आएगा, अलग संकट आएगा। लेकिन इनको क्या समझ में आता है? इनको तो धुन सवार है, हम ही जीतेंगे। अरे यार, हालांकि अमेरिका इन पर टाइम टू टाइम बॉम्बिंग करते रहता है अपना B-52 बॉम्बर के द्वारा। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा बॉम्बर होता है, इसमें बमों की कोई कमी नहीं होती है। और अफगानिस्तान वालों के पास जो है वो एयरफोर्स है नहीं, रडार है नहीं, खाली ऐसे धुकुर धुकुर जमीन पे वो मारते हैं सब। रीजन क्या है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ है। अब पहाड़ पे आपको आइडिया नहीं है कौन गली किधर जाएगा, कौन नाला किधर आएगा। वो पहाड़ में जहां तक खोद के सब मार देंगे। उन सबको क्या चाहिए? अफगानिस्तान के तालिबान वालों को 3 टाइम खाना चाहिए बस। उसके जब उनका सपना कौन सा है? बहुत बड़ा तो है नहीं, को आएगा उनसे लड़ जाओ। यहाँ पर ये आज भी 12वीं सदी की तरह जी रहे हैं सब वहां पर। अब यहाँ पे अमेरिका जो है वो अपना विमान वाहक पोत रोनाल्ड रीगन भी तैनात कर दिया है अरब सागर में। वहां से ये उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान के ऊपर ऊपर जाके अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करके चले आते हैं। हालांकि ये हमले का होना जरूरी है, क्योंकि जब ये शुरुआती स्ट्राइक अमेरिका कर देता है तो उसके बाद अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो बम्बार्डियर जहाज लेके आती है और तालिबान वालों को धो देती है। हालांकि अफगानिस्तान की फोर्स जो है वो इनको काउंटर करने के लिए सही है, लेकिन एयरफोर्स का अटैक होना जरूरी है। अब अमेरिका जो है ये ससुरा कुछू कुछू बोलता है। देखिए ध्यान से, ये बुढ़ऊ को कुछ हो गया है, ये बुढ़ऊ सनक गया है। इस बुढ़ऊ का कहना है कि 31 अगस्त के बाद हम बम्बार्डमेंट भी रोक देंगे। अब भैया बम्बार्डमेंट रोक देगा तो अफगानिस्तान सरकार फंस जाएगी। अफगानिस्तान सरकार ने कह दिया है कि एक लॉन्ग टाइम सिविल वॉर के लिए वहां के लोग रेडी रहे। सिविल वॉर में सीरिया का क्या हुआ, यमन, लीबिया, इराक क्या हुआ, सब चौपट हुए सब। अब अफगानिस्तान भी चौपट होगा। इन लोग को लगता है कि हम जीत जाएंगे, एक्चुअली ये जीता नहीं है। अमेरिका को लोग कहते हैं कि हार के चला गया। अरे यार एक बात बताओ, मुकेश अंबानी का 10 करोड़ रुपया कहीं गिर जाए तो या आप पॉकेट मार लीजिए तो कहेंगे हाँ हाँ मुकेश अंबानी गरीब हो जाए। उसके लिए क्या मायने रखता है? कुछ बहुत मायने। अफगानिस्तान को तो चौपट कर गया। अब यहाँ अफगानिस्तान की सेना का खुला कहना है कि भारत हमें एयरफोर्स से मदद करे, क्योंकि अमेरिका अगर बम्बार्डमेंट करके चला जाएगा तो भारत को बम्बार्डमेंट करना जरूरी है, क्योंकि तालिबान का स्पीड रोकना जरूरी है। हालांकि तालिबान पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी तरह तालिबान को खत्म भी नहीं किया जा सकता। अब उस तालिबान वालों ने क्या किया, भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टर दिया था, ये अटैक हेलीकॉप्टर है। अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स इसको अपने बेस पर खड़ा की हुई थी और कहीं गई थी, इसी बीच तालिबान वाले आ गए सब और इस एयरबेस पे कब्जा कर लिया। इसमें एक अटैक हेलीकॉप्टर भी चला गया। हालांकि देखिएगा ये सर्विसिंग में था, इसका रोटर ब्लेड नहीं है। अब इन लोग का क्या मतलब है, क्या पता इस सुझाव में गमछा बांध के उड़ा दे सब अलगे कैटेगरी के वैज्ञानिक। हालांकि उड़ा नहीं पाएगा, से गिरा देगा सब। तब चचा उड़ा दीजिएगा, कोई ठीक नहीं है इन का। लेकिन ये अफगानिस्तान के लिए बहुत सैड है कि आपके एयरबेस पर आके कब्जा करके हेलीकॉप्टर लेके चले जा रहा है। अब ये देंगे सब नहीं, इसको तो भड़का देंगे सब, लेकिन ये उनके लिए गलत है, अफगानिस्तान वालों के लिए। अब भारत सरकार इसमें क्या करेगी? भारत सरकार डायरेक्ट हमला करेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार को लगता है कि तालिबान से खुला दुश्मनी नहीं ले। अरे यार आप पहचानिए,
तालिबान को अगर भारत अपना सर काट के दे देगा ना, तालिबान भारत का नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनके ऊपर धर्म का नशा चढ़ जाता है उनको कुछ नहीं दिखता है। ना उनको सलमा डैम दिखेगा भारत ने बनाया, ना उनको हाईवे दिखेगा जो भारत ने गारलैंड हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए जो बनाया था जरांज से लेकर, ना उन्हें बिजली घर दिखेगा, ना सड़क दिखेगा, ना संसद भवन दिखेगा, ना मेडिकल, कुछ भी नहीं दिखेगा उनको। उनको बस ये दिखेगा भारत है, भगाओ इसको, पाकिस्तान हमारा मदद कर रहा है, जबकि वो कुछ कर रहा है। तो भारत सरकार को इसमें खुलकर आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। हमारा डबल सीट का, भारत में जितने भी जहाज है ना डबल सीट के हैं, और जितने पुराने बम्बर जहाज हैं, अब देखिए बम्बर जहाज ही यहाँ काम आ सकते हैं। अब सुखोई ये मिग जहाज है, मिग जहाज स्ट्राइकर जहाज है, हवा में मारता है, मल्टी रोल हो जाता है। ये आपका मिग 21, हालांकि ये भी पुराना है, लेकिन ये हवा से हवा में मार करने के लिए, तो बम्बर इसमें बम रखने की जगह नहीं होती, मिसाइल रखने की जगह होती। राफेल ये मल्टी रोल है, थोड़ा थोड़ा बम भी रखता है और हवा से हवा में मारने के लिए ये सब है। सब हमारे पास ड्रॉपिंग बॉम्बिंग के लिए जगुआर है। अब जगुआर पुराना हो गया, भारत सरकार को यूएई से बात करना चाहिए कि यूएई के पास 27 जगुआर हैं जो उसे रिटायर कर चुका है। यूएई से वो जहाज ले ले और वो जहाज क्या करे, अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दे, और कुछ गिफ्ट करके उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। भारत के पायलट ही इसमें बैठेंगे, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, इसमें 2 पायलट बैठते हैं, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, अब पिछवा बैठता है बम गिराने वाला, तो वहां अफगानिस्तान वाले को बैठा देना है, कुछ करना नहीं होगा, कद न देखे ललका बटन ये टिपते रहना, ठीक है। अब आगे भारत वाला चलाएगा, कहेगा टिप दे, हे चाचा चिप टिपिए, अफगानिस्तान वाला भाई टिपिए, दाएं दाएं गिराते रहो। यहाँ पे अफगानिस्तान से लड़ रहे तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, वो कोई सा भी कोई जहाज उड़ा दीजिए वो नहीं मार के नहीं गिरा पाएंगे सब, वो अफगानिस्तान वाले मतलब तालिबान वाले। भारत की पूरी कोशिश है कि जब 2022 के लास्ट में भारत को यूएन की एससी की जो चीफ की जो कुर्सी मिलेगी, फिर अभी अगस्त में जो मिला है उसमें हम लोग बहुत काम नहीं कर पाएंगे, आधा अगस्त तो निकल गया वहां पर। तो भारत यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाहता है कि तालिबान के खिलाफ पीस कीपिंग फोर्स उतार दे। पीस कीपिंग फोर्स जो होती है यूएन की, इनके पास इसमें पूरी देश की सेना होती है। अब पीस कीपिंग में भारत की भी सेना जाएगी, ससुरा पाकिस्तानियों की फौज जाएगी, चाइना वाले की भी फौज जाएगी, तब तालिबान क्या कहेगा? तो भारत की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी अगर अफगानिस्तान में उतार दिया जाए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स। और भारत की भी चाल यही है, आप यकीन मानिए। 2022 दिसंबर 2022 यानी आज से 1.5 साल बाद यूएन उतरेगा वहां पर, जिस तरह से माली में, सूडान में, युगांडा में, अलग अलग जगह पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फौज उतरी है और इसमें सारे देश रहते हैं और इसका चीफ वही रहता है, मतलब कमांडर वही रहता है जिसकी सेना ज्यादा रहती है। भारत उतार देगा ज्यादा। अब पाकिस्तान वाले, रे पाकिस्तानी चल चल मार उधर, पाकिस्तान बलूचिस्तान रेजिमेंट मार उधर, अब उन्हीं सबको आगे कर देगा भारत। चल चाइना वाला पहले तुम आगे चल, पाकिस्तान वाला तुम चल, मारेगा तो तालिबान तुम्हारे पे भड़केगा, नहीं मारेगा तो तालिबान साला किसी को नहीं पहचानता है। तो भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत होगी अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्स को उतार दिया जाएगा तब। हालांकि चाइना जो है वो, पाकिस्तान, ये कभी नहीं चाहते हैं ये दोनों कि भारत यहां अफगानिस्तान के मैटर में एंट्री करे। इसलिए हम आपको एक वीडियो में बनाए थे कि रूस ने बनाया था एक ट्रोइका नाम है। ट्रोइका क्या है भाई? तो ट्रोइका 3 देशों का एक संगठन था जिसमें अमेरिका था, चाइना था और रूस था। लेकिन रूस ने कहा कि भैया इसमें अन्य देशों को मिलाना चाहिए, तो ट्रोइका प्लस करके इंडिया, पाकिस्तान और ईरान को भी इनवाइट किया गया। अब क्या है, अमेरिका ने कह दिया कि ईरान नहीं आना चाहिए, तो ईरान विरोध कर दिया। और पाकिस्तान और चाइना कह रहे हैं कि भारत नहीं आना चाहिए। तो भैया रूस जो है ना, चाइना के दबाव में आके रूस ने भारत को ट्रोइका की मीटिंग से बाहर कर दिया। हालांकि ट्रोइका बहुत बड़ा चीज तो, संगठन तो है नहीं, एक मीटिंग का नाम था, लेकिन इससे भारत को बाहर करना मतलब चाइना के प्रभाव को दर्शाता है। तो भारत भी चुप थोड़े बैठेगा यहाँ पर। भारत ने समझ गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो यूएनएससी की जो मीटिंग थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, उसमें भारत के जो त्रिमूर्ति साहब है, इन्होंने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि एज यूजुअली हमको तो पता ही था कि भारत आ जाएगा तो पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा। और पहली बार, इतिहास में पहली बार कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की कुर्सी पर बैठ के भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। तो मोदी जी ने यहाँ बैठ के, देखिए तो मोदी जी दिख रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी बैठ के भाषण दिए। अब इसमें तो सब चीज प्री प्लान रहती है। चाइना ने अपने सबसे छोटे अधिकारी को भेज दिया, कोनो आईएएस रैंक के, मतलब वहां के अधिकारी को, ताकि मोदी जी की बेइज्जती हो सके। अब मोदी जी ठहरे, मोदी से, अरे यार मोदी है, मोदी, उन लोगों को पता नहीं आता है। मोदी जी ने कहा कि चाइना तू हमारा बेइज्जती करेगा। इन्होंने उठा दिया यूएन में, कौन सा मीटिंग में, मेरी टाइम बाउंड्री का मुद्दा, कि भैया समुद्री व्यापार सुगमता से होने चाहिए, किसी की जहाज को कोई देश न डुबाए। अब इसमें इशारा पर हमला हो गया चाइना पर। अब अफगानिस्तान मुद्दा था सबसे ज्यादा विवादित, दक्षिणी चीन सागर, इसमें चाइना जहाजों को डुबा देता है। अमेरिका कहा कि 1 नंबर बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने सही कहा, जो बाइडन पकड़ लिया चाइना को, कहा कि हाँ दक्षिणी चीन सागर में कोई जहाज किसी को ना डुबाए, मेरी टाइम सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया।
तो आप सोच सकते हैं कि 1 महीना के लिए भारत को अध्यक्षता मिला और 2 साल के लिए भारत अस्थायी सदस्य बना है, तो इतना बड़ा तांडव कर सकता है। जो चाइना बहुत कूद रहा था यहाँ दक्षिणी चीन सागर को, इशारों इशारों में वहां पूरी दुनिया का ध्यान अगर आकर्षित कराया जा सकता है, तो वह दिन सोचिए कि जब हम भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाए और बीटो मिल जाता, तो हम अब तक यूएन में भारत क्या करता, पीस कीपिंग फोर्स उठा देता। और ये एक ऐसी गलती थी जो जवाहरलाल नेहरू की, जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हालांकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब थी, जितना पैसे की रिक्वायरमेंट थी भारत अभी भी उतना पैसा नहीं देता है। भारत का उसमें योगदान 1.7% के आसपास है, बहुत कम योगदान है यूएन में, लेकिन बाकी अन्य जगहों से यूएन देता है। लेकिन नेहरू को भी सोचना चाहिए कि हम पैसों की भरपाई कर सकते थे, लेकिन ये पावर तो कभी नहीं आ सकता था हम लोगों के पास। तो भारत सरकार को भी ये सब चीजों को दबाव बनाना चाहिए। हालांकि पल पल जो ये बदलते रहता है, अभी बाइडन ट्रंप था तो कह रहा था कि भारत के पक्ष में रहेंगे, बुढ़ऊ को कुछ हो गया, वैक्सीनों रोक दिया था कुछ कुछ दिन पहले। और एक सूचना सुनिए क्लास से रिलेटेड, क्लास जो है वो 17 अगस्त से खुल जाएगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया। वैक्सीन वगैरह लेके ही आएंगे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। और बिहार दरोगा वगैरह की जो वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए उसके भी क्रैश कोर्स के बैच बहुत जल्दी विद इन 1 वीक लॉन्च कर दिए जाएंगे। बहुत से लड़कों का कहना है कि सर एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं हो रहा है। देखिए एप्लीकेशन पे जगह ही नहीं है, जिनका एडमिशन है उनका प्रॉपर क्लास ही नहीं हो पा रहा है। फिर भी बहुत से लड़के हैं जिनका एग्जाम पास है, तो उनका कहना है कि सर हमको कुछ रिकॉर्डेड ही क्लास प्रोवाइड कर दीजिए। तो कुछ ऐसे क्लास है जिसमें 50% क्लास रिकॉर्डेड है, 50% लाइव में रहेंगे, तो उसको खोल दिया गया। बहुत आप जाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन का, वहां जाएंगे और जितना जल्दी होना होगा कर लेंगे, क्योंकि फिर बहुत जल्दी भर जाते हैं सीट, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर आप लोग कहने लगते हैं कि जगह नहीं है ये वगैरह ऐसा। आई होप आप इसे समझे होंगे। जिनको जिनको एग्जाम जल्दी है, नजदीक है, वो उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं। जो जो भी बैच है अब हम उसको अलाउ कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।